हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं नीतू सिंगल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल से हमने जनरल साइंस फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की जनरल साइंस का एक नया टॉपिक चालू किया था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखे थे। जिसमें मैंने टोटल इसमें 7 प्रकार आपको बताए थे, जिनमें से हमने 4 प्रकार ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया हमने देख लिया था। अब इससे आगे हम चालू करते हैं आज विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, और इसके अलावा बाद में जो हमारे दो बचेंगी विस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसके अलावा हम देखेंगे रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कौन सी अभिक्रिया है। 5वीं अभिक्रिया कौन सी बचती है हमारी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ तत्व दूसरे तत्व या पदार्थ को उसी विलयन से विस्थापित कर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी जो अभिक्रिया होती है जिसमें जो अभिकारक होता है उसमें से जो एक अभिकारक का एक पदार्थ है या तत्व है वो दूसरे पदार्थ के या दूसरा जो विलयन होता है उसमें से उसको उस तत्व को विस्थापित कर देता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है इसका, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबोने पर। जब कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसमें हम जब लोहे की कील डुबोते हैं तो दो क्रिया एक साथ होती है। कौन सी क्रिया होती है वो देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसका रंग नीले से मलिन हो जाता है। यानी कैसे कलर का हो जाता है कॉपर सल्फेट का विलयन, जैसे ही उसमें हमने कील डुबोई वैसे ही नीले रंग से मलिन कलर का हो जाता है। दूसरा क्या रिएक्शन होती है, लोहे की जो कील है उसका रंग भूरा हो जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है आगे पहले की एग्जाम में, स्कूल लेक्चर की एग्जाम में, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे आया हुआ है। लोहे की कील का रंग इसमें भूरा हो जाता है। तो क्रिया क्या हुई इसमें, रासायनिक अभिक्रिया होती है कि Fe लोहा जिसे आयरन कहते हैं, आयरन की कील ले लो, आयरन की जो छड़ है वो ले ली, उसको जब कॉपर सल्फेट का विलयन एक क्यों लिखते हैं, वो विलयन के रूप में लिखते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो कॉपर को Fe है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और इसके स्थान पर FeSO4 फेरस सल्फेट का विलयन बन जाता है। ठीक है, जिसके कारण और कॉपर का धातु के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। इसके कारण जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो मलिन रंग का हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो नीले रंग का होता है और फेरस सल्फेट का विलयन है वो मलिन कलर का हो जाता है। और जो लोहे की कील है उसका कलर कैसा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, और कॉपर धातु हमें मलिन कलर की प्राप्त हो जाती है। यानी एक पदार्थ ने दूसरे पदार्थ को या एक पदार्थ तत्व को विस्थापित कर दिया। यह अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। फ्रेंड्स, इनके एग्जाम्पल्स आप याद रखना, क्योंकि इनके मैंने कल भी आपको बताया था कि इनके एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। इस अभिक्रिया में क्या हुआ, इस अभिक्रिया में लोहे या आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या रखा है, ये जिंक जो ठोस रूप में है, एस लिखते हैं ठोस के लिए। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डाली जाती है जिंक की छड़ या को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक सल्फेट का विलयन बन जाता है, कॉपर उसमें विस्थापित हो जाती है। यानी कॉपर को जिंक है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट का विलयन बन जाता है। तो आप ये अभिक्रिया याद रख लेना, क्योंकि ऐसे पूछ लेते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। Zn प्लस USO4 ZnSO4 प्लस Cu का निर्माण हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है पीबी, लेड बोलते हैं इसको। पीबी या जो लेड होता है सॉलिड रूप में लेते हैं, जब इसको कॉपर क्लोराइड CuCl2 के विलयन में डाला जाता है तो PbCl2 लेड क्लोराइड का विलयन बन जाता है और कॉपर है वो सॉलिड फॉर्म में विस्थापित हो जाती है। तो कॉपर को लेड के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। यानी कॉपर है वो कौन से धातु द्वारा विस्थापित हो गई, Pb के द्वारा। तो निर्माण क्या हुआ, Pb प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड से क्रिया कराने पर PbCl2 लेड क्लोराइड का विलयन बन जाता है, कॉपर इसमें विस्थापित हो जाती है। यानी एक तत्व द्वारा, एक धातु द्वारा दूसरी धातु को विस्थापित किया गया। अब नोट, इसमें एक नोट दे रखा है एनसीईआरटी में
कि ये विस्थापित क्यों हुआ? क्योंकि जिंक या जो लेड होता है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है और वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। क्योंकि जो ज़्यादा, इसको ऐसे समझ लें कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो ताकतवर होगा, वो दूसरे की सीट को या दूसरे की जगह पर अपनी जगह बना लेता है, उसको उस जगह कमजोर व्यक्ति को वहां से हटा देता है। तो इसी तरह जिंक लेड ने किया, वो अधिक क्रियाशील तत्व थे तो उन्होंने कॉपर को वहां से हटा दिया और कुछ उस जगह पर स्थापित हो गए। तो ये अभिक्रिया हो गई विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब अगली अभिक्रिया आती है 6 नंबर पे, जो दी हमारी अभिक्रियाओं के प्रकार में द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी दो अभिकारकों का विलयन एक साथ लिया जाता है तो एक अभिकारक का जो आयन है वो दूसरे अभिकारक के आयन से विस्थापित हो जाता है या फिर एक दूसरे के आदान प्रदान हो जाता है। इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप कोई किसी को एक चीज देते हो, कोई सब्जी लेने जाते हो, सब्जी वाले से को पैसे देते हो और वो आपको सब्जी देता है, तो इस तरह से दो चीजों का आदान प्रदान होता है। इसका एग्जाम्पल है Na2SO4, AQ यानी सोडियम सल्फेट का विलयन जब लेते हैं और BaCl2 बेरियम क्लोराइड का विलयन लेते हैं, इन दोनों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। कौन कौन से आयनों का? Cl2 का और SO4 का आदान प्रदान होता है। तो Ba के साथ तो SO4 जुड़ जाता है और Na के साथ Cl जुड़ जाता है, तो क्या विलयन बन जाता है? BaSO4 का सॉलिड रूप में बनता है, साथ में 2NaCl का एक सोडियम क्लोराइड का विलयन बन जाता है। बेरियम सल्फेट जो बनता है चूंकि ठोस रूप में बनता है और एक अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि श्वेत रंग का पाउडर के रूप में, अवक्षेप के रूप में हमको प्राप्त होता है, साथ में सोडियम क्लोराइड का विलयन इसमें बनता है। तो क्या हुई? Na2SO4 सोडियम सल्फेट विलयन की जब BaCl2 बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया कराई जाती है तो BaSO4 बेरियम सल्फेट का ठोस अवक्षेप हमें श्वेत रंग का प्राप्त होता है और 2NaCl सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है। इस अभिक्रिया को क्योंकि एक साथ दो आयनों का आदान प्रदान होता है इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको हम कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल पहले पूछा गया है, ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आप फ्रेंड्स ध्यान रख लेना, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयन को जब हम मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट जो है हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। वो कैसे रंग का होता है? श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये जल में अविलेय होता है, इसलिए इसे हम अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, इसलिए इसे हम अवक्षेप कहते हैं। ये इसलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें कैसे अवक्षेप बना? इसमें अवक्षेप बनने के लिए Ba+ और SO4-2 है, उसके आयन है, उनकी अभिक्रिया से अवक्षेप का निर्माण होता है। और दूसरा उत्पाद कौन सा बनता है? इसमें NaCl या सोडियम क्लोराइड है, इसमें बनता है। इसके बाद अगली अभी जो 7 प्रकार की अभिक्रिया है हमारी, वो है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। उपचयन में जो अपचयन अभिक्रिया होती है इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल या उपचयन व अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। किसी भी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, यानी दो अभिक्रिया इसमें एक साथ चलती है। एक अभिकारक उपचयित होता है, दूसरा अपचयित होता है। यह अभिक्रिया उपचयन व अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब पदार्थ का उपचयन क्या होता है और पदार्थ का अपचयन क्या होता है वो आपको मैं बता देती हूँ। पदार्थ का उपचयन किसे कहते हैं? पदार्थ का उपचयन होता है किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की अगर वृद्धि होती है ना, या फिर अभिकारक के किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है तो उस पदार्थ का उपचयन होता है। यानी अगर जब अभिकारक से पदार्थ उत्पाद में बदलता है तो अगर उस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उपचयन होता है, या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन हटती है तो भी पदार्थ का उपचयन होता है। जबकि पदार्थ का अपचयन होता है वो इसके विपरीत होता है। इसमें जो अभिकारक है उसके किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का या तो ह्रास होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, और पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। यानी इसमें जो पदार्थ का उपचयन होता है उसका उल्टा होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो यानी आप एक को याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे पदार्थ का उपचयन आपने याद कर लिया, अपचयन उसका विपरीत होता है, आपको पता चल जाएगा। उपचयन में क्या है? ऑक्सीजन में वृद्धि, हाइड्रोजन में कमी होती है।
दे रखा है, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यानी कॉपर चूर्ण है, जब उसको गर्म करते हैं तो उसमें वायु मिलती है, वायु में जो ऑक्सीजन मिलती है और कॉपर ऑक्साइड की जो काली परत चढ़ जाती है, जिससे कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि कॉपर और ऑक्सीजन के योग से बना होता है। तो इसमें क्या हुआ है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ी है तो कॉपर का कॉपर ऑक्साइड के रूप में उपचयन हुआ है। यानी ऑक्सीजन को जुड़ना क्या हो गया, उपचयन हो गया। जैसे 2CO कॉपर है, इसको चूर्ण को गर्म किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी वायु की उपस्थिति में, तो जब 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ, जिसमें कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, तो इसमें पदार्थ का उपचयन हुआ है। यानी क्या हुआ है, कॉपर का उपचयन किसमें हुआ है, कॉपर ऑक्साइड के रूप में हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे अगर कॉपर ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देते हैं तो वापस से कॉपर बन जाता है और H2O के रूप में निकल जाती है। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर में परिवर्तित हुआ, यानी ऑक्सीजन की कमी हुई, इसमें एक ऑक्सीजन इसमें से हट गई, तो ये पदार्थ का अपचयन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, पदार्थ का अपचयन हुआ। इसके विपरीत हाइड्रोजन गैस है, उसमें H2O बनता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो H2 का इसमें उपचयन होता है। इस तरह से हम पदार्थ का उपचयन में अपचयन एक साथ दोनों अभिक्रिया होती है। कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर कॉपर की सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है और हमें कॉपर प्राप्त होती है। यानी कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसमें दे रखा है, जैसे जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड है, उसको हम कार्बन के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो जिंक का निर्माण होता है और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो आप अभी समझ गए होंगे कि जिंक ऑक्साइड से जिंक बनता है तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है, इसका मतलब जिंक का अपचयन हो गया। और कार्बन है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब कार्बन का उपचयन होता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की कमी, उपचयन और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन होता है। तो इस तरह से दोनों एग्जांपल से आपको समझ में हो गया कि पदार्थ में किसका उपचयन और किसका अपचयन हुआ है। ये ऐसे एग्जांपल पूछ सकते हैं कि एग्जांपल देख के आपसे पूछ लेंगे पदार्थ, कौन से पदार्थ का उपचयन हुआ है, कौन से पदार्थ का अपचयन हो गया है। तीसरा एग्जांपल दे रखा है MnO2 + 4HCl, इससे निर्माण होता है MnCl2 + 2H2O + Cl2। अब इसमें हाइड्रोजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि से उपचयन अपचयन को समझाया गया है। तो MnO2 है, MnO2 से जब ये MnCl2 में परिवर्तित होता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जब मैग्नीशियम क्लोराइड में परिवर्तित होता है, मैग्नीज क्लोराइड में, तो ऑक्सीजन इसकी हट रही है, ऑक्सीजन का हटना यानी कमी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयन हुआ है। ठीक है, इधर जो HCl हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक अम्ल है, जो क्लोरीन गैस में निर्माण करता है, तो HCl Cl2 में उपचयित होती है। क्यों, इसमें से हाइड्रोजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन हट रही है, इसलिए इसे भी हम HCl या Cl2 में उपचयित कहते हैं, यानी उपचयित हुआ है। तो ये तो आपको पदार्थ का उपचयन है, अपचयन है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं दैनिक जीवन में भी उपचयन यानी ऑक्सीजन की जुड़ना वाली अभिक्रियाओं के प्रभाव देखे जाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है इसका संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण होता है मतलब झरना, यानी अलग होना, कुछ चीजों को धीरे धीरे उस धातु का अपने आप की जो प्रवृत्ति है उसको खोना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे जो होता है धीरे धीरे अपने लोहे के तत्व को खोता जाता है और उसमें जंग लग जाती है। लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, कुछ समय पश्चात उन पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है, उन पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। वो कैसे होता है, आयरन है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है, जैसे आप लोहे को बरसात में खुला छोड़ दो या बाहर छोड़ दो तो उस पर जंग लग जाती है, तो वो जंग क्या होती है, FeO। तो Fe ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो जंग क्या होती है, आयरन ऑक्साइड के रूप में बनती है। ठीक है, दूसरा है चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। चांदी को आप ऊपर खुली छोड़ दोगे तो चांदी के ऊपर जो वायु से क्रिया करके वो काली परत का निर्माण कर लेती है, जो किसकी उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण। तीसरा, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। तांबे, जैसे तांबे का कोई भी बर्तन है, आप कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ दो तो उसके ऊपर हरे रंग की परत धीरे धीरे हरी हरी सी चढ़ने लग जाती है। वो क्या होती है, O2 की उपस्थिति के कारण होती है। तो हरी परत का चढ़ना भी संक्षारण का उदाहरण है।
इसके अलावा उपचयन का एक और प्रभाव देखा जाता है विकृत गंधिता। वो क्या होती है? वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसकी गंध बदल जाती है। जैसे आप वसा है, वसा युक्त मतलब तेल है या तेलीय कोई खाद्य सामग्री है, उसको हम अगर खुला बाहर छोड़ते हैं तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की क्रिया हो जाती है, जिसकी वजह से की जो गंध है वो बदल जाती है। उपचयित होने पर तेल व वसा विकृत की गंध हो जाते हैं, मतलब उनकी गंध चेंज हो जाती है। तो इसमें उपचयन को रोकने के लिए, मतलब ऑक्सीजन की क्रिया को रोकने के लिए या तो एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं या फिर इनको वायुरोधी बर्तनों में खास सामग्री को रखा जाता है। इससे उपचयन की धीमी गति से क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि वायुरोधी बर्तनों में ऑक्सीजन नहीं, वायु नहीं पहुंच पाती है, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और उसके कारण वो क्रिया नहीं करती है। इसके अलावा इसका एक और एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे चिप्स की थैली है। चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसी कम अक्रिय गैस भरते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो। क्यों? क्योंकि जो चिप्स होती है, चिप्स की थैली में जैसे कोई भी है, उसमें वायु भरी होती है, वायु में ऑक्सीजन होती है, तो उसको निकालकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। कौन सी गैस को? नाइट्रोजन को। अक्रिय गैस है, जिसके कारण जो चिप्स है उसका अंदर ऑक्सीजन उपचयन नहीं हो और चिप्स की जो स्मेल है वो अच्छी बनी रहे। जैसे आप चिप्स है उसका पैकेट फाड़ के आप कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दो तो उसकी अजीब सी स्मेल हो जाती है। वो किसके कारण होती है? क्योंकि चिप्स के साथ ऑक्सीजन क्रिया कर लेती है और उपचयन की क्रिया उसमें हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया उपचयन, अपचयन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं के सभी प्रकारों को हमने देख लिया। इनके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से, मैं बार बार बता रही हूँ, आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं रासायनिक समीकरण कैसे होते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र में जो लिखा जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इसको 2Mg+O2 के रूप में लिखते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसे 2MgO हम लिखते हैं। तो ये हो गया एक शाब्दिक समीकरण और इसको जो तत्वों प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसमें जो पदार्थ होते हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उनको हम अभिकारक कहते हैं। यानी जो शुरू के पदार्थ होते हैं तीर के निशान से पहले 2, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, पहले के पदार्थ हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो अभिकारक कहलाते हैं। इसके बाद जो बनने वाले पदार्थ हैं उनको उत्पाद कहते हैं। यानी अभिक्रिया में बनने वाला जो नया पदार्थ है, यानी इन दो पदार्थों से मिलकर जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण बनाने के क्या नियम है वो हम देख लेते हैं। यानी रासायनिक समीकरण के 3 नियम एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को एक तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। अभिकारक अगर 2 या 2 से अधिक है तो उनके बीच योग का चिन्ह लगाकर बाईं ओर लेफ्ट साइड लिखते हैं और उत्पाद जो होते हैं उनके बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखते हैं। जैसे 2Mg+O2 क्या है? अभिकारक है, जो किधर की साइड लिखे हुए हैं? बाईं ओर, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए हैं, जबकि जो उत्पाद होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, वही समीकरण संतुलित माना जाता है। यानी जो बनने वाले पदार्थ हैं और जो बनने से पहले रासायनिक अभिक्रिया के जो पदार्थ हैं उनका सबका जो द्रव्यमान है वो समान होता है, वही रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले व उसके पश्चात प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या समान रहती है। यानी अगर ऑक्सीजन के अभिकारक के रूप में संख्या 2 है तो बाद में भी 2 है, बाद में भी 2 ही रहेगी। तो इसके लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो समीकरण संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को संतुलित करते हैं, उसके बाद इसमें गुणांकों को आगे सम्मिलित एक एक को संतुलित करते जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो एग्जाम्पल पहले इसका आया हुआ है
ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आए तो आप कैसे उसको समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, Zn प्लस H2SO4 है, दोनों क्या कहलाते हैं, अभिकारक है। इनके बीच में तीर का निशान है, इससे बनना जो उत्पाद है ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 बनती है, जिसको हम उत्पाद कहते हैं। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सब जितने भी तत्व इसमें दे रखे हैं उन तत्वों को पहले लिख लेंगे, परमाणुओं को, सॉरी। जिंक है, जैसे इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन इसमें दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो जिंक की अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। उत्पाद में कितनी है इसकी, 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन की कितनी है, अभिकारक में 2 है और उत्पाद में कितनी है, 2 है, ठीक है। सल्फर की कितनी है, इसमें अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितनी है, इसमें भी 1 है। जबकि ऑक्सीजन की कितनी है, इसमें 4 है और उत्पाद में भी 4 है। तो इस तरह से ये जो समीकरण है इसमें अभिकारक उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर है, यानी ये समीकरण संतुलित है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, जो अधिकतर पूछा जाता है और ये पहले भी पूछा गया है। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2O, इस रूप में समीकरण दे रखा है। अब ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसको हमको समीकरण को संतुलित करना है और समझना है कि ऐसे संतुलित कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कैसे पता चलेगा संतुलित है या नहीं है। तो देखो, इसमें आयरन की संख्या कितनी है, अभिकारक में 1 है, लेकिन उत्पाद में कितनी है इसकी, 3 है, तो ये संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन की संख्या, चलो हाइड्रोजन की संख्या दोनों साइड बराबर है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या है, ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 बन रहे हैं। तो इस तरह से इस समीकरण को संतुलित नहीं है, जिसको हम संतुलित करेंगे। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कैसे संतुलित करना है। सबसे पहला स्टेप है कि जो समीकरण के जो परमाणु होते हैं या जो तत्व होते हैं उनको सबको बॉक्स में बंद कर दो। मतलब इनमें कोई भी हेराफेरी या चेंज नहीं करना है। जो भी अंक हमको आगे पीछे लगाने हैं वो इसके आगे हम लगाएंगे, यानी इनके अंकों में हम बदलाव नहीं कर सकते। जैसे Fe को हम Fe ही लिखेंगे, Fe2 नहीं लिख सकते, Fe3 को Fe2 नहीं लिख सकते, Fe3 ही लिखेंगे। इस तरह से इनको ऐसे हम बॉक्स में बंद कर देंगे। अब इसके बाद स्टेप 2 है इसका कि इसकी सूची बनाते हैं। जो तत्व मैंने पहले बताए थे, ऐसे कितने तत्व समीकरण में दे रखे हैं उन तत्वों को लिख लो। कौन कौन से तत्व है इसमें, Fe यानी आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब इसके अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, आयरन की कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इसमें, 2 है और ऑक्सीजन की कितनी है, 1 है। तो अभिकारक के रूप में परमाणु की संख्या कितनी है इसमें, आयरन की 1, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1 है। लेकिन जो उत्पाद है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो आयरन की कितनी है इसमें, 3, ऑक्सीजन की 4 है, हाइड्रोजन की 2 है। तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे कि उत्पाद में परमाणु की संख्या में आयरन की है 3, हाइड्रोजन की है 2 और ऑक्सीजन की है इसमें 4, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको आगे संतुलित करने के लिए आगे क्या करेंगे, स्टेप 3 अपनाएंगे। स्टेप 3 में क्या है, सबसे अधिक परमाणु वाला जो यौगिक है उसको पहले संतुलित करें। यानी जिस यौगिक की संख्या सबसे ज्यादा दे रखी है उसको सबसे पहले संतुलित करते हैं। उससे क्या, आगे का समीकरण जल्दी संतुलित हो जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी दे रखी है, ऑक्सीजन परमाणु की। सबसे पहले हम ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो ऑक्सीजन परमाणु है उसके अभिकारक और उत्पाद की संख्या हम लिखेंगे। तो कितनी दे रखी है अभिकारक की, ऑक्सीजन की अभिकारक में जैसे H2O में दे रखा है तो 1 दे रखी है, जबकि उत्पाद में कितने बन रहे हैं, इसमें 4 बन रहे हैं। किसमें, Fe3O4 के रूप में। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसके उत्पाद में संख्या 4 है तो अभिकारक में भी इसकी बराबर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अभिकारक के जितने अणु हैं, यानी 1 है तो उसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो दोनों की संख्या 4 हो जाएगी। तो अभिकारक में भी 4 हो गई, उत्पाद में भी हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक, हमने बॉक्स में तत्वों को बंद किया था, उनके आगे जहां हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया है वहां पे ऑक्सीजन के आगे हम 4 लगा देंगे, क्योंकि अभिकारक में ही संख्या बढ़ाई है हमने, तो अभिकारक के आगे लगा देंगे। अब ऐसे कैसे इसको छोड़ देंगे। अब स्टेप 4, अगले परमाणु को संतुलित करेंगे। अब इसके बाद दूसरा परमाणु लेंगे, चाहे आयरन ले लो चाहे हाइड्रोजन ले लो, कोई भी परमाणु हम ले सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन हमने ले लिया तो हाइड्रोजन के परमाणु वही इस तरह से इसका भी देखेंगे। प्रारंभ में अभिकारक में इसके परमाणु की संख्या कितनी हो गई, अब 4H2O है ना, तो इसमें परमाणु और तो
हाइड्रोजन की पहले संख्या कितनी थी 2, तो कितनी संख्या हो गई इसकी 8 है, और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या H2 के रूप में है तो कितनी है 2 है। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अभिकारक में 8 ज्यादा है तो उत्पाद में इसको बराबर करेंगे, तो उत्पाद में 2 है, इसको 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगी। ठीक है, और इसको संख्या को हम कितनी संख्या बढ़ गई इसकी 4 बढ़ गई, तो 4 को हम उत्पाद में लिख देंगे जो हाइड्रोजन दिया हुआ है उसके आगे। तो Fe प्लस 4H2 हो गया, Fe3O4 हो गया, प्लस 4 इसके H2 के आगे हम लिख देंगे, क्योंकि अब 4 दूनी 8 इधर भी हो गई, हाइड्रोजन की 4 दूनी 8 इधर भी हो गई है। अब अगला स्टेप है हमारा लास्ट तत्व कौन सा बचा है आयरन। तो हम आयरन को संतुलित करेंगे, कैसे करेंगे, प्रारंभ में आयरन की संख्या कितनी है अभिकारक में 1 है, और उत्पाद में कितनी है Fe3O4 के रूप में 3 है, तो संतुलित करेंगे तब अभिकारक में चूंकि संख्या कम है तो उत्पाद में ज्यादा है तो इसकी संख्या अभिकारक में बढ़ा देंगे, तो 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आ जाएगी, उत्पाद में 3 है ही तो इसके Fe के आयरन के आगे हम 3 लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा समीकरण क्या बन गया 3Fe प्लस 4H2 Fe3O4 प्लस 4H2, तो इसको हम समीकरण के रूप में अब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2 Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, तो सब अभी देख लीजिए आप, आयरन की 3 Fe हो गए, इधर भी Fe3 है तो समीकरण संतुलित हो गया। हाइड्रोजन कितनी है 4 दूनी 8, इधर भी 4 दूनी 8 हो गई। ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास इधर 4, तो इधर भी हमारे पास 4 हो गई थी, ये समीकरण संतुलित हो गया। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, आप चाहें तो इसको मैंने आपको समझाने के लिए आपको बता दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इनको डायरेक्ट भी समीकरण को याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल इसके 2 दे रखे हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल इसमें पूछे जा सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में यही एग्जाम्पल आता है, यही एग्जाम्पल पूछा जाता है। 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, इस तरह से हम समीकरण को संतुलित कर लेते हैं, और इसके साथ ही हमारा रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं वाला जो टॉपिक है वो भी पूरा हुआ। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2012 में आया हुआ है, रासायनिक रूप से जंग होती है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि रासायनिक रूप से जो संक्षारण की क्रिया है उसमें जो जंग लगती है उसको क्या कहते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या कहते हैं आयरन ऑक्साइड, क्योंकि आयरन पर ऑक्सीजन की क्रिया से ये जुड़ती है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना 2Fe प्लस O2 के साथ जुड़ती है 2FeO, यानी आयरन ऑक्साइड का निर्माण करती है। हमेशा जो भी जंग बनेगी किससे बनती है ऑक्सीजन से बनेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। अभी एग्जाम हुई थी हमारी स्कूल लेक्चर 2025 की एग्जाम हुई थी, उसमें ग्रुप डी में एक एग्जाम्पल आ गया था, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उनके प्रकार से सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 अभिक्रियाएं दे रखी थी, उनको सम्मिलित करना था, तो आप देख सकते हैं, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। CaO प्लस H2O COOH का होल ट्वाइस, यानी एक अभिक्रिया ये थी, ठीक है। दूसरी थी CaCO3 को गर्म करने पर Ca कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। तीसरी अभिक्रिया थी Pb प्लस CuCl2 से PbCl2 प्लस कॉपर का निर्माण होता है। चौथी अभिक्रिया है Na2SO4 प्लस BaCl2 से BaSO4 प्लस NaCl का निर्माण होता है। अब इसमें 4 दे रखे थे, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आप मैच करिए। तो आपको बताया जैसे CaO प्लस H2 यानी 2 अभिकारक हो गए, इन दोनों 2 अभिकारक से मिलकर एक उत्पाद का निर्माण हो गया, यानी जुड़ रहे हैं, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई हमारी संयोजन अभिक्रिया। तो A में कौन सा हो जाएगा, एक में हो जाएगा C, कौन सा आ जाएगा, एक में C आ जाएगा। दूसरी अभिक्रिया है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करते हैं तो 2 उत्पादों में टूट रहा है, यानी एक अभिकर्मक है 2 उत्पादों में टूट रहा है, तो क्या हो गया इसमें टूटना, यानी वियोजन। वियोजन अभिक्रिया कौन सी हो गई, तो दूसरे में कौन सा आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। तीसरी अभिक्रिया Pb प्लस CuCl2 से PbCl2 प्लस Cu, यानी लेड ने किसको प्रतिस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया कॉपर को, तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, विस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया आ जाएगा। और Na2SO4 और BaCl2 यानी 2 विलयन दे रखे हैं जिनमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी अपनी जो भी अभिक्रिया पढ़ी उनके सबके उदाहरण उन्होंने एक साथ ही पूछ लिए। तो फ्रेंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वाले क्वेश्चन में ज्यादातर रासायनिक अभिक्रियाओं के जो एग्जाम्पल्स हैं वो ही पूछे जाते हैं, जो आपको बार बार लर्न कर लेते हैं और केवल एनसीईआरटी में से ही पूछे जाते हैं।
एक क्वेश्चन पहले आया है स्कूल लेक्चरर की एग्जाम की 2022 वाली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, Pv प्लस UCl2 PbCl2 प्लस Cu का निर्माण है तो उपरोक्त अभिक्रिया का उदाहरण, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता चले क्या होगा अभी कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन हो रहा है यानी विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, अब एक समीकरण संतुलित वाला क्वेश्चन इसमें आया था, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर Fe2O Fe3O4 व H2 के गुणांक क्रम से क्या है। तो अपने देखे थे अभी अपन ने जो बनाया था ये 11 अक्टूबर 2022 के एग्जाम में आया था, संतुलित समीकरण को संतुलित करना था Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2O। तो अभी देखा था ना अपने जब संतुलित करते हैं तो क्या बनता है इसमें 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। तो क्या गुणांक होगा इसके 3 4 1 4। क्या आ जाएगा आंसर 3 4 1 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा ना ये अभिक्रिया आप अगर आपको समझ में आ जाती है, आप खुद से कर पाते हैं, प्रैक्टिस कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको लर्न कर लेना क्योंकि ये समीकरण संतुलित में अभिक्रिया पूछ ली जाती है। अब एक क्वेश्चन और आया था स्कूल लेक्चरर एग्जाम में 3 जनवरी 2020 को हुई थी, उसमें उपरोक्त अभिक्रिया Na2SO4 प्लस BaCl2 से BaSO4 प्लस NaCl का उदाहरण है। ये वही उदाहरण इसमें वापस से पूछा है, किसका उदाहरण है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का, क्योंकि 2 विलयन है एक साथ जो इनमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। एक क्वेश्चन और है स्कूल लेक्चरर की एग्जाम 2014 में आया था, जिसमें आया था क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है। तो हमने देखा था ना जब लोहे की कील का रंग जब डुबोया जाता है तो लोहे की कील का रंग तो भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है यानी फीका पड़ जाता है। तो इसका एग्जाम आंसर यही आ जाएगा। में कंफ्यूज करने के लिए दिए रखे हैं, जैसे लोहे की कील का रंग सफेद हो जाता है, वह कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग भूरा हो जाता है। लोहे की कील का रंग आसमानी हो जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग भूरा पड़ जाता है। और डी दे रखा है लोहे की कील का रंग परिवर्तित रहता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ऐसे के ऐसे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठकर आए हैं और मैं एनसीईआरटी की साइंस आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप जो भी है मेरे जो वीडियो है उनको अच्छे से देखिए और उनसे अपने अपने नोट्स बना लीजिए, और अगर हो सके तो एक बार एनसीईआरटी को भी अगर आपको लगे तो आप पढ़ लो, नहीं तो मैंने एज इट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पूरी क्लियर करा दी है। आप मेरे जो नोट्स को भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन इसमें सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड हालांकि इसके क्वेश्चन इजी ही आते हैं, बस आपको पढ़ने का फर्क है जिसकी वजह से आप अच्छे से नहीं कर पाते। इसके साथ ही हमारे केमिस्ट्री के 2 टॉपिक जो है परमाणु अणु और रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण वाला दोनों टॉपिक पूरे हो गए हैं। इसका एक टॉपिक और बचता है कार्बन और उसके यौगिक, जिसको हम आगे कल की क्लास से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अधिक से अधिक शेयर कर लो ताकि और भी लोगों को इसका फायदा मिल सके। और अगर कोई आपके पास कोई कमेंट हो किसी भी टॉपिक को लेकर तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।